ऑफिस के शांत माहौल में जैसे ही आर्या सर अंदर आते हैं, अनु की धड़कन तेज हो जाती है। वो कई घंटों से सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, अग्रीमेंट पर साइन करने का। और वो चाहती थी कि ये साइनिंग आर्या सर की मौजूदगी में ही हो। हर्षवर्धन ने उसे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अनु ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा था, मैं साइन बाद में कर लूंगी, पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। दरअसल उसका ये जरूरी काम सिर्फ एक ही था, आर्या सर को देखना, उनसे बात करना और उस पल का इंतजार जिसे वो शायद खुद भी प्यार का नाम देने से डरती थी। जैसे ही आर्या सर आते हैं, अनु उत्साहित होकर उनके पास पहुंचती है और कहती है, सर मैं तो कब से आपका वेट कर रही थी, बस आपकी एक झलक चाहिए थी। लेकिन आज आर्या का चेहरा बिल्कुल अलग था, जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ। उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें इतनी साफ थीं कि अनु को एक पल में समझ आ गया कुछ तो बहुत गलत है। वो घबराते हुए पूछती है, सर सब ठीक है ना, आप स्ट्रेस में लग रहे हैं। आर्या कुछ देर तक चुप रहते हैं, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर धीमी आवाज में कहते हैं, कुछ लोग जलती हुई मोमबत्ती की तरह होते हैं, खुद पिघल कर भी दूसरों के घर में उजाला करते हैं। अनु हैरान हो जाती है, ये बात अचानक किसके लिए, क्यों? जब वो पूछती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो आर्या का जवाब उसे और बेचैन कर देता है, मीरा की, मैं अभी उसके घर से आया हूं। फिर वो बताते हैं मीरा की माँ की हालत के बारे में, कैसे वो बीमारी में टूट रही हैं, कैसे घर की हालत बहुत खराब है और कैसे मीरा हर दर्द को अपने चेहरे पर आने तक नहीं देती। अनु चुप हो जाती है। उसके दिल में दो भाव पैदा होते हैं, एक दर्द क्योंकि सच में किसी के माँ बाप की तबीयत बिगड़ना बड़ी बात है, और दूसरा जलन क्योंकि आर्या की हर बात में सिर्फ मीरा थी। उधर दूसरी तरफ शहर के एक कोने में एक और तूफान खड़ा हो रहा था। अनु के पिता यानी कि शर्मा जी और पुष्पा साड़ी बेचने के लिए एक छोटी सी जगह पर दुकान जैसा सेटअप लगाते हैं। वो लोग गरीब हैं, मजबूर हैं और जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन किस्मत शायद आज उनके साथ नहीं थी। रघुपति, जिसे हमेशा इन लोगों से दुश्मनी रही है, पुलिस को सूचना दे देता है कि यहाँ बिना परमिशन के अवैध रूप से दुकान लगाई गई है। पुलिस तुरंत पहुंचती है और बिना किसी दया के पूरी साड़ियों की खेप जब्त कर लेती है। शर्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया हमारा सामान वापस कर दीजिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम पर मेहरबानी कीजिए। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उनकी आवाज सख्त थी, गैर कानूनी काम करोगे, बिना परमिशन के दुकान चलाओगे, सब सामान जब्त होगा। शर्मा जी और पुष्पा दोनों टूट जाते हैं। उनकी आंखों में डर, बेबसी और शर्म सब एक साथ उतर आते हैं। इतनी मेहनत से जुटाया सामान उनके सामने ही उठा लिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। घबराए हुए शर्मा जी का हाथ कांपता है और वो आर्या को फोन करते हैं, शायद एक आखिरी उम्मीद के सहारे। आर्या फोन बजता हुआ देखते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। अनु एकदम चौंक जाती है, सर कॉल क्यों नहीं उठा रहे? आर्या धीरे से कहते हैं, तुम्हारे डैड का फोन है। अनु की सांसें रुक जाती हैं, क्या पापा का? वो हड़बड़ाकर पूछती है, क्या हुआ, क्यों फोन कर रहे होंगे, सब ठीक तो है ना? आर्या फिर कॉल बैक करते हैं। दूसरी तरफ शर्मा जी की टूटी हुई आवाज सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शर्मा जी बताते हैं कि कैसे पुलिस ने उनका सारा सामान जब्त कर लिया है, कैसे उन पर गैरकानूनी काम करने का आरोप लगाया गया है और कैसे वो पूरी तरह फंस गए हैं। अनु रो पड़ती है। उसे समझ नहीं आता किस बात का दुख ज्यादा है, मीरा का नाम लगातार सुनकर दिल में चुभन, या फिर अपने पिता की बेबसी, या फिर ये डर कि अब आर्या सर उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। कहानी यही नहीं रुकती। असली विस्फोटक ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि अब जब यह मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, इसका असर सिर्फ शर्मा जी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अनु की जिंदगी, उसकी इज्जत, उसकी नौकरी और उसके रिश्ते सब दांव पर लगने वाले हैं। अनु के हाथ से जैसे ही फोन फिसलता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। दूसरी तरफ शर्मा जी की टूटी हुई आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही होती है, बेटा, पुलिस सारा सामान ले गई, हम कुछ नहीं कर पाए। अनु की आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगते हैं। उसका मन बार बार खुद को कोसने लगता है, अगर आज मैं जिद करके यहां अग्रीमेंट साइन करने ना आती, अगर पापा के साथ होती, तो शायद ये सब ना होता। आर्या सर उसके बदले हुए चेहरे को देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। लेकिन वही आर्या, जो थोड़ी देर पहले मीरा के दर्द में डूबे हुए थे, अब अचानक अनु की दुनिया में मचे तूफान को देख रहे होते हैं। वो धीरे से पूछते हैं, अनु, क्या हुआ? लेकिन अनु की हालत ऐसी होती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस कांपते हुए इतना कह पाती है, सर, पुलिस पापा को पकड़कर ले जाने वाली है, उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया है।
ये सुनते ही ऑफिस का माहौल बदल जाता है। आर्या की आंखों में भी चिंता उतर आती है। वो तुरंत फोन उठाते हैं, कुछ कॉल करते हैं, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिलता है, मामला गैर कानूनी दुकान का है, कुछ करना मुश्किल है। अनु बेबस होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बिखर गई हो। उसके मन में बार बार एक ही डर घूम रहा होता है, अगर पापा को जेल हो गई तो, अगर सबको ये पता चल गया कि मेरे घर वालों पर केस है तो, क्या मेरी नौकरी बचेगी? क्या आर्या सर मुझे पहले जैसा ही देख पाएंगे? उधर दूसरी तरफ थाना परिसर में शर्मा जी और पुष्पा को घंटों खड़ा रखा जाता है। कभी पुलिस वाले डांटते हैं, कभी कागजात फेंकते हैं, कभी ताने मारते हैं। अब कहाँ गया तुम्हारा भरोसा? अब कौन मदद करेगा? शर्मा जी के चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही होती है। उनसे खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा होता, लेकिन बेटी की इज्जत का ख्याल उन्हें टूटने नहीं देता। वो बस एक ही बात दोहराते रहते हैं, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, गलती मेरी है। पुष्पा उनकी बांह पकड़कर रो रही होती है, हम तो बस पेट पालने के लिए ये सब कर रहे थे। इधर ऑफिस में मीरा भी बेचैन हो जाती है। उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। जब वो अनु की हालत देखती है तो उसका दिल भी कांप उठता है। कुछ समय पहले वही आर्या, वही ऑफिस, वही मीरा, सब कुछ सामान्य था, और अब अचानक ये तूफान। मीरा धीरे से अनु के पास बैठती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। अनु उसे देखते हुए एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके दिल में अब मीरा के लिए ना जलन बची थी, ना कोई शिकायत, बस एक अजीब सा खालीपन था। आर्या अपनी गाड़ी निकालते हैं और बिना कुछ कहे अनु से कहते हैं, चलो थाने चलते हैं। अनु चौंक जाती है, सर आप? आर्या गंभीर स्वर में कहते हैं, इस वक्त तुम अकेली नहीं हो। रास्ते भर अनु चुप रहती है। उसके मन में सिर्फ डर, असमंजस और पछतावा होता है। आर्या भी खामोश रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है। वो जानते हैं कि ये मामला सिर्फ एक गरीब दुकानदार का नहीं है, इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है। उन्हें रघुपति का नाम बार बार जहन में कौंधता है। जैसे ही दोनों थाने पहुंचते हैं, अनु की नजर अपने पिता पर पड़ती है। थके हुए, झुके हुए कंधे और आंखों में बेबसी। वो दौड़कर उनसे लिपट जाती है। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शर्मा जी उसकी पीठ सहलाते और धीमी आवाज में कहते हैं, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बेटा। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सभी को हिला देता है। पुलिस अधिकारी आर्या को देखते ही उनका नाम पहचान लेता है। उसके चेहरे का रवैया अचानक बदल जाता है। जो आदमी थोड़ी देर पहले शर्मा जी को डांट रहा था, वही अब नरमी से कहता है, सर आप यहां? अनु ये सीन देखकर और भी डर जाती है। उसे लगता है कि अब सबको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, कि उसके पिता गरीब हैं, मजबूर हैं और गैर कानूनी काम करने के आरोप में खड़े हैं। पुलिस अधिकारी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर किसी रघुपति नाम के आदमी ने शिकायत दर्ज करवाई है। ये नाम सुनते ही आर्या की आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठती है। अब साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। अनु ये सब समझकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। क्या पापा की गरीबी ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? क्या सारे बार सच ही हार जाता है? और यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि जिस रघुपति ने यह साजिश रची थी, वो अब पर्दे के पीछे बैठकर अगले वार की तैयारी कर चुका है। एक ऐसा वार जो सिर्फ शर्मा जी को नहीं, बल्कि अनु की पूरी जिंदगी को हिला देने वाला है। थाने की ठंडी सी दीवारों के बीच खड़ी अन्नू का दिल जैसे बर्फ बन चुका था। सामने उसके पिता अपराधियों की तरह खड़े थे और पीछे उसकी पूरी जिंदगी का डर चुपचाप सरक रहा था। आर्या अपने संयम के पीछे छुपे गुस्से को बमुश्किल काबू में रखे हुए थे, लेकिन रघुपति का नाम सुनते ही उनके भीतर कुछ टूट सा गया। वो पुलिस अधिकारी की तरफ देखते हुए दृढ़ आवाज में कहते हैं, इस केस की पूरी डिटेल निकालिए, एक एक कागज। अन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा डर किस बात से रही है, अपने पापा के लिए या इस सच्चाई के सामने आ जाने से कि वो जिस दुनिया में जी रही थी वो अब सबकी नजरों में नंगी हो चुकी है। शर्मा जी बार बार अपनी बेटी की तरफ देखते, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो कह रहे हों, अब तेरी जिंदगी भी मुश्किलों में फंस गई। उधर उस वक्त रघुपति अपने घर में चैन की सांस ले रहा होता है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। वो मोबाइल पर किसी से कहता है, अब देखो कैसे तेरी ये बेटी अपने घमंड के साथ टूटेगी। अब आर्या भी उसे बचा नहीं पाएगा। रघुपति को पूरा यकीन था कि इस बार वो सिर्फ शर्मा जी को नहीं, बल्कि अन्नू की इज्जत, उसकी नौकरी और उसके सपनों को भी कुचल देगा। उसकी नज़र सिर्फ बदले पर नहीं थी, बल्कि उस ऊंचाई पर भी थी जहां तक अन्नू पहुंच चुकी थी।
थाने में आर्या सारे कागज देख चुके थे। केस गैरकानूनी दुकान का था, लेकिन उसमें बढ़ा चढ़ाकर धाराएं जोड़ दी गई थीं, जैसे ये जानबूझकर किया गया हो। आर्या समझ गए कि ये मामूली शिकायत नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो अधिकारी से सख्त लहजे में कहते हैं, इन लोगों ने जानबूझकर नियम तोड़े होंगे, लेकिन इसमें साजिश की बू आ रही है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस अधिकारी थोड़ी झिझक के साथ कहता है, सर, शिकायत ऊपर से मजबूत है। आर्या की आंखों में आग जल उठती है। ऊपर से कोई भी हो, सच नीचे से ही निकलता है। अन्नू ये सब चुपचाप सुन रही होती है। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा होता है। एक तरफ उसे लगता है कि शायद आर्या उसके पापा को बचा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं ये मदद उसे और भी टूटने पर मजबूर न कर दे। अचानक उसके फोन पर ऑफिस से मैसेज आता है, कल बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें हर हाल में आना होगा। अन्नू के हाथ कांपने लगते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ थाने की नहीं है, ये उसकी नौकरी, उसकी पहचान और उसकी इज्जत की भी है। मीरा उस वक्त घर में अपनी बीमार माँ के पास बैठी होती है, लेकिन उसका मन बार बार अन्नू की तरफ जा रहा होता है। उसने ऑफिस में अन्नू की टूटी हुई हालत देखी थी। वो खुद भी अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी किसी के लिए खड़े होने का साहस वो शायद अभी भी रखती है। वो माँ की दवा रखकर अचानक खड़ी होती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं चुप रही तो फिर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रात गहराने लगती है। थाने के बाहर अन्नू, आर्या और शर्मा जी खड़े होते हैं। अभी जमानत ही मिली थी, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। शर्मा जी की आंखों में सिर्फ शर्म थी, लेकिन आर्या के चेहरे पर एक नई जंग की तैयारी साफ दिख रही थी। वो अन्नू से कहते हैं, डरो मत, ये लड़ाई अब अधूरी नहीं रहेगी। अन्नू पहली बार उनकी तरफ विश्वास भरी आंखों से देखती है, लेकिन उसी पल उसका दिल भी कांप उठता है, क्योंकि वो जानती थी अब जो आने वाला है वो और भी खतरनाक होगा। अगली सुबह ऑफिस में जैसे ही अन्नू कदम रखती है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। सुना है उसके पापा पुलिस केस में फंसे हैं। गरीब लड़की है, ऊपर ऊपर से ही स्मार्ट लगती थी। हर शब्द अन्नू को अंदर से काट रहा होता है, लेकिन वो सर झुकाकर आगे बढ़ती है। मीटिंग में आर्या की मौजूदगी उसे थोड़ा हौसला देती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर मीरा प्रवेश करती है। मीरा सबके सामने खड़ी होकर एक ऐसा सच बोल देती है जिसे सुनकर पूरी सभा सन्न रह जाती है। वो बताती है कि साड़ियों की दुकान असल में मजबूरी में लगाई गई थी, कोई मुनाफे का खेल नहीं था। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो खुलकर रघुपति का नाम ले लेती है। हौर में जैसे भूचाल आ जाता है। आर्या की नजरें मीरा पर टिक जाती हैं, अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और रघुपति, जो बाहर कहीं ये सब खबरों में सुन रहा होता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रघुपति अब सीधे वार करने वाला था। ऐसा वार जिससे सिर्फ अन्नू के पापा नहीं, बल्कि आर्या, मीरा और पूरी कंपनी भी उसकी आग में झुलसने वाली थी। ऑफिस की उस मीटिंग में मीरा के खुलासे के बाद जैसे पूरा माहौल पिघल चुका था। हर चेहरा सन्न था, हर सांस रुकी हुई थी। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि उसी पल रघुपति के दिए हुए आदेश ने अपनी पहली चाल चल दी थी। मीटिंग खत्म होते ही बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक स्टाफ दौड़ता हुआ अंदर आता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, सर, नीचे पार्किंग में शर्मा जी पर हमला हो गया है। यह सुनते ही अनु की दुनिया जैसे उसी पल टूटकर बिखर जाती है। उसके कानों में तेज शोर गूंजने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो लड़खड़ाकर खड़ी होने की कोशिश करती है। आर्या झट से उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे संभालते हुए बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नीचे पार्किंग में चारों तरफ भीड़ जमा होती है। जमीन पर खून फैला होता है और शर्मा जी बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। उनके कपड़े खून से सने होते हैं। अनु अपने पापा को इस हालत में देखकर चीख पड़ती है, पापा, पापा उठो। लेकिन शर्मा जी की आंखें नहीं खुलती। उनकी सांसें बस बहुत हल्की चल रही होती हैं। एम्बुलेंस की आवाज़ सन्नाटे को चीर देती है। शर्मा जी को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर अनु उनके हाथ को पकड़कर बैठी रहती है। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहते जा रहे होते हैं और उसका दिल बार बार यही पूछ रहा होता है, आखिर हमारे साथ ही क्यों? आर्या चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ये हमला एक सीधा संदेश है। रघुपति ये पीछे नहीं हटेगा। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शर्मा जी की हालत नाजुक है, सिर पर गहरी चोट है और अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनते ही अनु जमीन पर बैठ जाती है। उसकी रुलाई अब चीख में बदल चुकी होती है। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर सीधे अनु के पास आकर सवाल करता है, आप आखिरी बार अपने पापा से कब मिली थी?
अनु सन्न रह जाती है। क्या? इंस्पेक्टर अगला वार करता है। हमें शक है कि यह हमला किसी अंदरूनी रंजिश का नतीजा है और अभी अभी हमें एक सबूत मिला है जो आपकी तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही आर्या गुस्से में इंस्पेक्टर के सामने आ खड़े होते हैं। हद में रहिए, ये एक पीड़ित बेटी है, अपराधी नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक छोटा सा पेन निकाल कर दिखाता है जो पूरी तरह खून से सना होता है। ये पेन पार्किंग से मिला है और ये उसी मॉडल का है जो आपकी कंपनी में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है, और ये मिस अनु के पास भी है। अनु की आंखें फैल जाती हैं, उसकी सांस रुक जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ देर पहले वो अपने पापा के लिए रो रही थी और अब उसी पर उनके ऊपर हमले का शक। मीरा ये सब देखकर टूट जाती है। वो चीख कर कहती है, ये झूठ है, ये साजिश है, ये सब रघुपति ने किया है। लेकिन पुलिस सबूतों की भाषा बोलती है। उधर उसी वक्त रघुपति टीवी पर यह खबर देखकर ठहाके लगाता है। अब बनेगी ये हीरोइन कातिल। वो जानता था कि इस वार के बाद अनु सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी मर चुकी होगी। अनु को हिरासत में ले लिया जाता है। हथकड़ी उसके हाथों में पड़ते ही उसका दिल जैसे हमेशा के लिए टूट जाता है। वो आखिरी बार अपने बेहोश पापा की तरफ देखती है और टूटन भरी आवाज में कहती है, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। आर्या ये दृश्य देखकर पत्थर बन जाते हैं। मीरा रोते रोते बेहोश हो जाती है। थाने में अनु से लगातार पूछताछ होती है। सवालों की बौछार, आरोपों की बारिश और हर तरफ सिर्फ शक। अनु हर सवाल पर बस एक ही बात दोहराती रहती है, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन कानून अभी भावना नहीं देख रहा था, वो सिर्फ सबूत देख रहा था। और तभी आर्या एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वो प्रेस के सामने आकर सबके सामने ऐलान करते हैं, अनु मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी जमानत करवाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो इस केस में अपना नाम भी घसीटने दूंगा, लेकिन सच्चाई को मरने नहीं दूंगा। ये बयान पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है। कोई कहता है आर्या प्यार में अंधा हो गया है, कोई कहता है ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। और रघुपति ये सब देखकर पहली बार थोड़ा घबराता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि खेल अब उसके हाथ से फिसल सकता है। लेकिन इसी डर के साथ वो अपने अंतिम और सबसे खतरनाक हथियार की तैयारी भी शुरू कर देता है। ऐसा हथियार जो सीधे आर्या के जिंदगी के सबसे कमजोर हिस्से पर वार करेगा। और यहीं पर यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां अगला सच किसी को बचाएगा और कोई ना कोई हमेशा के लिए टूट जाएगा।